प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि इस सृष्टि के समस्त जीवों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें भोजन अथवा आहार द्वारा प्राप्त होती है। सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी आहार के लिए पौधों पर निर्भर है। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना आहार कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में हरे पौधे अपना आहार स्वयं संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए उन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। हरे पौधों में उनके स्वयं के लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस प्रकार होता है, इस विषय में विस्तार से जानने के लिए आइए आज हम प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करते हैं। आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य इस प्रकार हैं। स्वपोषी व विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करना, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना एवं इसके महत्व का वर्णन करना, प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत करना, प्रकाश संश्लेषण संबंधी विभिन्न प्रयोगों का वर्णन करना, वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संबंधी विभिन्न अन्वेषणों का वर्णन करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंधित करना और इन्हें अनुप्रयोग में लाना। बच्चों, यह स्पष्ट है कि सभी प्राणी, यहाँ तक कि मानव भी अपने आहार के लिए पौधों पर ही निर्भर है। हरे पौधे अपना आहार स्वयं संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आहार संबंधी आवश्यकता के लिए उन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। अतः जो जीव अपने भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण स्वयं करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, तथा अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं वे विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य सहित अन्य जीव। हम ये पहले से ही जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में ही पाया जाता है। यह एक ऐसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में घटने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिघटना है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? दरअसल प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। पहला तो ये कि यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है और दूसरा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न हो तो क्या होगा? सारा जीवन ही थम जाएगा। क्यों? ऐसा है ना? अतः प्रकाश संश्लेषण निसंदेह समस्त जीवमंडल एवं प्रकृति की निरंतरता हेतु अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषी मशीनरी तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है आदि के विषय में आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में स्मरण करें, पिछली कक्षाओं में आपने कुछ सरल प्रयोग किए होंगे जिनसे पता लगा होगा कि क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों का हरा वर्णक है, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। आपने शायद शबलित यानी कि वेरीगेटेड पत्तियों अथवा उस पत्ती में जिसे आंशिक रूप से काले कागज से ढक दिया गया हो और प्रकाश में रखा हो, जिससे स्टार्च अर्थात मंड बनाने का प्रयोग को अवश्य किया होगा।
स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में ही संपन्न होती है। आपने एक अन्य प्रयोग आधी पत्ती से किया होगा, जिसमें एक पत्ती का आंशिक भाग परख नली के अंदर रखा होता है और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई रुई भी रखी होगी, जबकि शेष भाग को प्रकाश में रहने दिया होगा। जानते हो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए करते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद इस उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखा जाता है। कुछ समय के बाद आप स्टार्च के लिए पत्ती का परीक्षण करते हो। इस परीक्षण से आपको पता लगा होगा कि पत्ती का जो भाग परख नली में था उसने स्टार्च की पुष्टि नहीं की और जो भाग प्रकाश में था उसने स्टार्च की पुष्टि की। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नितांत आवश्यक है। क्या आप इसका वर्णन कर सकते हो कि ऐसा निष्कर्ष किस प्रकार निकाला जा सकता है? उन साधारण प्रयोगों के विषय में जानना काफ़ी रुचिकर होगा जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमिक विकसित हुई है। जोसेफ प्रिस्टले, जिनका जीवन काल सन 1733 से 1804 तक रहा, उन्होंने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। आपको याद होगा कि प्रिस्टले ने सन 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। आप स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र को देखिए। प्रिस्टले ने इस प्रयोग में देखा कि एक बंद स्थान, जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि चूहे का भी सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट गया है। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु से सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने के पौधे को रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत यानी कि लगातार जलती रही। इस आधार पर प्रिस्टले ने यह परिकल्पना की कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। अच्छा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रिस्टले ने प्रयोग करने के लिए एक मोमबत्ती एवं पौधे का उपयोग कैसे किया होगा? याद रखें कि उसे मोमबत्ती को कुछ दिनों बाद पुनः जलाने की आवश्यकता होगी ताकि यह पता कर सके कि कुछ दिनों बाद वह जलेगी अथवा नहीं। सेटअप को बिना बाधित किए आप मोमबत्ती को जलाने के लिए कितनी विधियों के बारे में सोच सकते हैं? इस पर आप जरा चिंतन करिए, मनन करिए। जॉन इंजनहाउस, जो कि सन 1730 से 1799 तक रहे हैं, इन्होंने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का उपयोग किया, जिसमें उसने एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की प्रकाश में रखा। इससे यह पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश नितांत अनिवार्य है। यह जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई, कम हुई वायु को शुद्ध बनाता है। इंजनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। बाद में उसने इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की थी। अतः उसने यह देखा कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है। सन 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वॉन सेक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज अर्थात शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद के अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग
जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें स्थित होता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब आप T.W. एंजेलमैन, जो सन 1843 से सन 1909 के बीच में रहे, उनके द्वारा किए गए रोचक प्रयोगों पर ध्यान दें। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लैंडोफोरा को, जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबर में रखा गया था, को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता लगाने के लिए किया गया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखतः लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम अर्थात एक्सम स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता है। 19वीं सदी के मध्य तक पादप प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ प्रक्रिया करती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है। यहाँ पर CH2O, CH2O एक कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर का प्रतिनिधित्व करता है। एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी कॉर्नेलियस वैन नील, जिनका जीवन काल सन 1897 से सन 1985 तक रहा है, उनके प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील के पत्थर का काम किया है। उनका अध्ययन बैंगनी अर्थात पर्पल एवं हरे बैक्टीरिया पर आधारित था। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसे आप स्क्रीन पर दिखाई समीकरण के रूप में देख सकते हैं और इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। आप देखिए, 2H2A धन कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में 2A धन CH2O धन H2O जल का निर्माण करते हैं। हरे पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर के ऑक्सीजन देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड बैंगनी एवं हरे बैक्टीरिया के लिए हाइड्रोजन दाता होता है तो ऑक्सीकरण उत्पाद जीवों के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट होता है, न कि ऑक्सीजन। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O अर्थात जल से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह बात रेडियो आइसोटोपिक तकनीक के उपयोग से सही प्रमाणित हुई। इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के साथ प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में जहाँ क्लोरोफिल है वहाँ पर ये प्रक्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप C6H12O6 ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण होता है और इसके साथ साथ 6 अणु जल के और 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त होते हैं। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज का प्रतिनिधित्व करता है। जल से निकलने वाली ऑक्सीजन को रेडियो आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध किया जा चुका है। यह एक एकल क्रिया नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है, इतनी सरल नहीं है, बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम का वर्णन है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस समीकरण में जल के 2 अणुओं का
क्रियाधार के रूप में क्यों प्रयोग किया गया है, इस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपने साथियों में चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज हमने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रारंभिक अध्ययनों को जानने का प्रयास किया है। आइए एक बार इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। हरे पौधे अपना आहार स्वयं संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए उन पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। जो जीव अपने भोजन का निर्माण अथवा संश्लेषण स्वयं करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे सभी प्रकार के हरे पौधे, और अन्य सभी जीव जो अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं वे विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य सहित अन्य जीव। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की गई सूर्य ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन का आधार है। प्रकाश संश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है तथा यह वायुमंडल में ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। क्लोरोफिल, जिसको हम पत्तियों का हरा वर्णक भी कहते हैं, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जोसेफ प्रीस्ले ने सन 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। इंजेनहाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग द्वारा यह दिखाया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को मुक्त कर सकता है। सन 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज अर्थात शर्करा बनती है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणु के साथ प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रक्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज का, 6 अणु जल के और 6 अणु ऑक्सीजन के प्राप्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रयोगों का अध्ययन किया है। इसके लिए आपको कुछ प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए जा रहे हैं। इन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, समपोषी तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करते हुए इसे समीकरण के रूप में लिखिए। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। चौथा प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। पांचवा प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग ऑक्सीजन मुक्त करता है या छोड़ता है। छठा भाग, प्रायः पौधों में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में आपने प्रकाश संश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रयोगों का विस्तृत अध्ययन किया है। आप स्वाध्याय द्वारा उसका पाठन करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हों। हम ऐसी शुभकामना आपके लिए रखते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही किसी नए उपविषय पर आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।